जी नमस्ते। तो अब तक हमने देखा कि जोन्स के क्रूर शासन का अंत जानवरों ने और सुअरों की कुशल लीडरशिप ने मिलकर कर दिया था। उसके बाद हुए क्रांति के महाभोज में उन्होंने एक दूसरे के साथ मद्यपान किया, हर्षोल्लास किया, जीने मरने की कस्में खाईं, आने वाले नए एनिमल फार्म के स्वर्णिम सपनों को सजाया, कोरी कल्पनाएं करी। पर रात की ये कल्पनाएं, ये उम्मीदें अगले दिन सवेरे जब यथार्थ के पटल पर टकराईं तो उसमें कुछ घर्षण हुआ, संघर्ष हुआ, चिंगारियां निकली। इन्हीं चिंगारियों पे मैं और प्रकाश डालूंगा इसी वीडियो में आगे। कृपया जुड़े रहें। तो वो दाग दाग सुबह जो अब दोपहर की शक्ल ले चुकी थी, उसमें अंततः हमारे प्यारे जानवरों की नींद टूटी। पर दूर से देख के ऐसा लगता था कि शायद ये अभी भी उठे नहीं हैं, क्योंकि नींद टूटने के बाद एक ज़ॉम्बी, एक आधे मशीन, आधे चेतना विलुप्त प्राणी की तरह वो सीधे सीधे अपने उन मेहनत के कामों में लग गए जो वो आम दिनों में जोन्स की चाबुक के तले भी किया करते थे। ये देखकर हमारे शांतिप्रिय गधे भी काफ़ी अचरज में पड़ गए कि इन्हें क्या शायद ये याद नहीं है कि ये क्रांति कर चुके हैं, ये जीत चुके हैं। ये तो हर दिन उसी ढर्रे पे बिना अपने आज़ादी के बोध के मेहनत करने में जुट गए हैं। इसी घटना पे हमारे शांतिप्रिय गधे को पावलोवियन कुत्ते का एग्जाम्पल याद आया, जो साइकोलॉजी की एक स्टडी है कि पहले तो घंटी और भोजन का लिंक समझकर जानवर की लार टपकती है, और कई दिनों तक ये प्रक्रिया करने के बाद अगर भोजन हटा भी लिया जाए और केवल घंटी दिखाई भर दे जाए जानवरों को, तो भी वो लार टपकाते हैं। या फिर सर्कस का वो कुत्ता जो केवल मालिक का हाथ देखकर ही कलाबाजी करता है। साइकोलॉजी के इन्हीं विषयों पर हमारे गधे साहब विचार कर ही रहे थे कि फलक से एक आवाज़ गूंजी, सर्व सम्मानीय जानवरों से अनुरोध है कि वो कृपया जोन साहब के फार्म हाउस पे तशरीफ ले आएं। इस अनाउंसमेंट को सुनने के बाद जानवरों की जैसे नींद खुल गई हो। उन्हें एहसास हुआ कि हाँ, वो एक आज़ाद प्राणी हैं, वो एक न्यू एनिमल फार्म के सदस्य हैं जिसकी संरचना उन्होंने अपने साहस से की है। तो इसी पे जानवरों को काफ़ी आत्मबल की फिर से फीलिंग आई और वो जोन्स के फार्म हाउस की तरफ बढ़ चले। पर जोन्स के फार्म हाउस पहुंच के उन्होंने देखा कि उनके प्यारे सुअरों की सारी मंडली ने शायद उनके उठने से पहले ही फार्म को एक सरकारी समारोह की स्थिति दे दी है। उनके लिए वहाँ पौष्टिक ब्रंच, जो महानगरों में बड़ा आजकल फेमस है, जो शायद सवेरे से दोपहर के बीच में किसी वक्त खाया जाता है, एक पौष्टिक ब्रंच दिया गया उनको अच्छे पेय पदार्थ दिए गए, अच्छी ड्रिंक्स उन्होंने ली। तो रात भर की थकान, शराब की हल्की सी टीस, इन सबको उस पौष्टिक आहार और उस अच्छे खाने ने मिटाया। तो इससे जानवर काफ़ी प्रसन्न हुए, खुश हुए। उनकी प्रसन्नता और बढ़ी जब उन्होंने देखा कि उन सब के चहेते एक अश्व थे, घोड़े थे वहाँ पे, जिनका नाम विश्वास कुमार था, जो जोन साहब के भी बहुत सगे थे और अब शायद उनके भाव भंगिमा से लगता था कि वो नए निज़ाम में भी काफ़ी आराम से ट्रांजिशन कर चुके हैं। ये विश्वास कुमार घोड़े ने जाकर एक बहुत बड़ा झंडा फहराया, और वो झंडा भी इतना बड़ा और इतना विशाल था कि न केवल उस एनिमल फार्म के जानवर, पर शायद कोसों तक फैले हुए कई एनिमल फार्म और मनुष्य की आंखें भी उसे दृष्टिगोचर कर सकती थी। उस बड़े से झंडे के ऊपर बने हुए थे उनके 2 सींग और जानवरों को रिप्रेजेंट करने वाले 2 पैर। ये देखकर जानवरों को पहली बार एक और सेंस ऑफ प्राइड आया। उनका सीना खुशी से चौड़ा हो गया कि उनको पहली बार इस लायक समझा गया कि उन्हें झंडे पर, इतनी इंपॉर्टेंट जगह पर पूरी दुनिया को दिखाने के लिए प्रेजेंट किया गया है। उनकी प्रसन्नता एक स्टेप और बढ़ी जब उन्होंने एक और दृश्य देखा कि फार्म हाउस की जो छत थी उस पे एक बोर्ड लगाया गया, और उस बोर्ड पे लिखा हुआ था मिस्टीरियसली, क्यूरियसली, जोन्स क्रूरता स्मारक, यानी कि जोन्स की क्रूरल्टी का मेमोरियल। ये देख के जानवर थोड़ा सा अचरज में तो आए कि जोन्स को तो हमने भगा दिया है, उसके बॉडी से तो हमने निस्तारण कर लिया है, अब उसकी स्मृतियों को इस तरीके से प्राइम रियल एस्टेट पे दिखाने का क्या संशय हो सकता है। उनकी इस दुविधा को हमारे जो फेवरेट सुअर हैं मिस्टर गरीबदास, उन्होंने पढ़ लिया था, और वो स्टेज पर, जोन्स के घर के बाहर के फार्म हाउस पे एक मंच सा बना हुआ था, उस स्टेज पर आगे आए, और वो जैसे 2 कदम आगे लिए, उनके राइट हैंड पे स्वरों की एक भजन मंडली या एक बैंड आ गया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और बैक पाइप्स के साथ, और उनके लेफ्ट में आ गए विश्वास कुमार अश्व, यानी विश्वास कुमार घोड़े। और फिर बैंड ने कुछ म्यूजिक बजाया और विश्वास कुमार ने एक बहुत ही सुंदर गीत गाया, और गीत के बोल कुछ ऐसे थे
कि जानवरवाद अमर रहे, सीधी तेरी नज़र रहे, जानवरवाद अमर रहे, ना अगर ना मगर रहे, जानवरवाद अमर रहे, दुश्मन पे भी नज़र रहे, जानवरवाद अमर रहे, सीधी तेरी डगर रहे, जानवरवाद अमर रहे, सीधी तेरी नज़र रहे, ना अगर ना मगर रहे, जानवरवाद अमर रहे। और ये गाना म्यूज़िक के साथ साथ अचानक ऐसा लगा कि उन सारे जानवरों के मन में कहीं बसा हुआ था, जैसे कि उसके अल्फाज, उसके शब्द उन्हीं के भीतर से आए थे, क्योंकि मिनटों में ही उस पूरे फार्म पे शायद ही कोई ऐसा जानवर या ऐसा पक्षी हो जिसने लयबद्ध तरीके से इस गाने को कई मिनटों तक उत्साहपूर्वक, बहुत ही हर्षोल्लास से, बहुत फीलिंग के साथ गाया और उसको पूरी तरीके से महसूस किया। पर गाना जब धीरे धीरे ख़त्म हुआ तो जहाँ इस गाने के बोल ख़त्म हुए, जानवरवाद अमर रहे, सीधी तेरी नज़र रहे, गरीबदास की शानदार आवाज़ उस माइक को होल्ड करके जानवरों की तरफ मुखातिब थी। और गरीबदास ने जानवरों की आंखों में आंखें डाल के देखा और कहा, आपको लगता होगा कि आप जानवरवाद के बाद एक नए एनिमल फार्म में हैं और अब आप ये लैंड ऑफ हनी एंड मिल्क को एंजॉय करेंगे, पर अजीज़ों, आपकी मेहनत का दिन अब आया है। क्या थी वो बात जिसकी वजह से आप जंगल में सताए गए? क्या थे आपके अंदर वो अवगुण कि जोन जैसे निरीह मनुष्य ने आपको सालों तक परेशान किया, आपका शोषण किया? और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जानवरवाद से पहले, जानवरवाद जिस परेशानी को सॉल्व कर रहा है वो है आपकी जानवरियत, यानी कि आपकी एनिमल इंस्टिंक्ट। वो एनिमल इंस्टिंक्ट जिसने शायद इन जानवरों को हज़ारों साल तक, डार्विन साहब का ऐसा कहना है कि एवोल्यूशन में आगे रखा है और उनकी स्पीशीज़ ग्रो हुई हैं, तो वो जानवरियत उनकी सक्सेस का एक मार्क है। पर इस विचार के ठीक विपरीत हमारे जो गरीबदास थे, इनका विचार ये था कि वो जानवरियत ही थी, उसकी कमज़ोरियाँ थीं, उन एनिमल इंस्टिंक्ट्स की लिमिटेशंस थीं, जिसकी वजह से जंगल में वो परेशान हुए और जोन्स के जूते तले उनका शोषण हुआ। तो गरीबदास ने इस बात को आगे बढ़ाया और कहा कि न केवल हमें जानवरवाद को, जिसके 6-7 उसूल आप पहले भाग में देख चुके हैं कि सारे जानवर बराबर हैं, जो 2 पैरों पे चलता है वो शत्रु है, जो 4 पैरों पे चलेगा वो हमारा मित्र है, इत्यादि इत्यादि, उसमें काफ़ी अच्छी अच्छी बातें थी जानवरवाद की। तो जानवरवाद जिस परेशानी को सॉल्व करेगा वो अल्टीमेटली है आपकी जानवरियत, जिसने 2-2 बार आपको धोखा दिया है। तो आपको अपने आप को पूरी तरीके से बदलना है, क्योंकि जब आप बदलेंगे, अपनी जानवरियत को निकालकर जानवरवाद में प्रवेश करेंगे, तभी तो हम ये न्यू एनिमल फार्म, ये आदर्श एनिमल फार्म बना पाएंगे। और इसके लिए मैंने 4 एसेस की अवधारणा रची है। और ये 4 जानवरवाद के 4 एसेस को समझाने के लिए नन्हे मियाँ गरीबदास के अभिन्न मित्र आगे आए और उन्होंने बहुत शोर से, बहुत जोर से, बहुत खुद मुख्तारी से कहा, ये 4 एस मेरे अजीजों हैं। नंबर 1, एस फॉर सिक्योरिटी, ना केवल इंटरनल बट एक्सटर्नल, ताकि फार्म के अंदर भी लोगों का मनोबल बढ़ा रहे, वो एक दूसरे के साथ सही से कोऑपरेट करके फार्म को आगे ले जाएं। और जोन्स जैसे या उस जैसे कोई और मनुष्य या कोई और फार्म वाले अगर हम पे अटैक करें तो ये हमारी आउटसाइड की सिक्योरिटी है, इसके लिए होगी एस फॉर सिक्योरिटी। नंबर 2, एस फॉर सस्टेनेंस, यानी कि जो इकोनॉमिक्स है इस पूरे फार्म की, अर्थव्यवस्था है, यहाँ के दूध, अंडे, फसल इत्यादि, ये आएंगे नंबर 2 में, यानी कि एस फॉर सस्टेनेंस। नंबर 3, एस फॉर सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म, जानवरवाद का प्रचार प्रसार होगा, इसे जनमानस तक पहुंचाया जाएगा, उनसे फीडबैक लिया जाएगा और एक पढ़ने लिखने की, फोकस करने की एक एकेडमिक ब्यूरोक्रेटिक व्यवस्था बनाई जाएगी, जिससे सामाजिक और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे मूलभूत अमूलचूल परिवर्तन किए जाए। तो ये था तीसरा एस फॉर सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म। पर इन 3 एसों से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, ऐसा नन्हे मियाँ ने कहा और गरीबदास ने भी अपना सर हिलाया, वो था एस से सैक्रिफाइस, यानी कि बलिदान। जानवरों को क्योंकि अब अपनी जानवरियत से ऊपर उठ के जानवरवाद में प्रवेश करना था, इसलिए ये बहुत अहम हो जाता था कि वो अपनी जानवरियत, अपनी एनिमल इंस्टिंक्ट्स के जो निरीह भाव हैं, इनसे ऊपर उठें। और जानवरवाद के लिए अगर उनसे कोई डिमांड की जाती है कि कभी अगर उन्हें थोड़ा कम खाना मिले या उनके बच्चों को या अंडों को कभी कभी फार्म की बेहतरी के लिए ले लिया जाए, तो इसमें वो पूर्ण रूप से सहयोग करें, क्योंकि उनके सहयोग और सैक्रिफाइस की धुरी पर ही इस न्यू एनिमल फार्म की सक्सेस निहित थी।
और आगे जाके नन्हे मियाँ ने ना केवल इन 4 एसेस की अवधारणा को जानवरों तक पहुंचाया, पर इसकी सफलतापूर्वक अगुवाई करके इसका एग्जीक्यूशन भी किया। उदाहरण के रूप में जैसा मैंने बताया, पहला नंबर का एस था, एस फॉर सिक्योरिटी। उसके अंतर्गत माँ बाप से उनके जो कुत्ते थे उनसे उनके छोटे पिल्लों को, टीनेज बच्चों को राज्य ने सुअरों की एडमिनिस्ट्रेटिव प्रणाली के अंतर्गत ले लिया और इसके बाद इनकी 3 डिविजन्स किए गए। पहले कुत्ते का जो बटालियन था या उसकी जो वो थी टुकड़ी थी, ये थी केवल घोर अशिक्षित कुत्तों की, जो किसी भी पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक इनका नाता नहीं पड़ा था, पढ़ाने के बावजूद ये अशिक्षित रह गए थे। इनको होम गार्ड या सिविल गार्ड के रूप में फार्म की इंटरनल सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दी गई। फार्म की पहली वॉल ऑफ डिफेंस फॉर एक्सटर्नल एनिमीज, इसमें आए हमारे शिक्षित कुत्ते, जिनकी पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक थी, ट्रेनिंग भी अच्छी थी, लड़ भी लेते थे, लेकिन कई बार ये आदेश मानने से पहले थोड़ा बहुत सवाल जवाब या चिंतन मनन कर लेते थे। तो ये थे उस एनिमल फार्म की पहली परिधि के क्या शब्द दिया जाए, बॉडीगार्ड या सिक्योरिटी गार्ड्स। पर जो उसकी दूसरी परिधि थी उसमें सबसे ज़्यादा खूंखार कुत्तों को रखा गया, और ये कुत्ते वो थे जिनका नाम था कुशिक्षित, यानी कि कुपड्ढे। इनकी खासियत ये थी कि इनको शस्त्र बल इत्यादि का थोड़ा बहुत ज्ञान मिला, लेकिन बहुत सारे अलग ज्ञानों से इनको जानबूझ के महरूम रखा गया। ये महरूम इसलिए किया गया कि अगर इनको कभी बहुत ही पागलपन की लड़ाई करनी है, पूरी तरीके से प्राण झोंक ले दे हैं, या प्रत्यक्ष रूप से असफलता के बावजूद बलिदान दे देना है शत्रु से लड़ते लड़ते, तो इसलिए इनको सेकंड परिधि में रखा गया। ये थे हमारे कुशिक्षित या कुपड्ढे कुत्ते। और इनको फार्म में आने की बहुत ज़्यादा आज़ादी नहीं थी। इनको दूर दूर से ही रोटी या जो इनकी खैरखा थी ले ली जाती थी, और कभी कभी इनको दूर से हाय हेलो किया जाता था। अधिकांश रूप से ये भूखे रहते थे और कुशिक्षित रहते थे, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा खूंखार थे, और डर बना रहता था कि कहीं ये फार्म की तरफ इनकी दृष्टि आ गई तो हमारा ही संहार न कर दें। तो ये हमारा फर्स्ट किलिंग फील्ड था, सेकंड किलिंग फील्ड था, जिसमें थे ये कुशिक्षित कुत्ते। इसी तरीके से एस फॉर सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म की मैंने बात की। इसके लिए इन्होंने एक व्यवस्था बनाई जिसमें सामाजिक और एजुकेशनल रिफॉर्म की चीज़ को इन्होंने एक व्यक्ति में, एक पद में समाहित कर दिया। इस पद के ऊपर आसीन थे हमारे ट्रिपल एस कुत्ते, यानी कि ट्रिपल एस सुअर, माफ़ कीजिएगा, यानी कि समाज सुधारक सुअर। इनके 2 काम थे। एक तो क्योंकि वो यूनिवर्सिटी और पाठशाला बनाने का ना वक्त था, ना जानवरों में इतनी सिफत थी कि वो पढ़ लिख पाएँ, पर ये जानवरवाद के ज्ञान को ये ट्रिपल एस सुअर, यानी कि समाज सुधारक सुअर, एक व्यक्ति विद्यालय के रूप में लोगों के बाड़ों में, जानवरों के घरों में जा जाके उनको बहुत ही आम बोलचाल की भाषा में जलपान करते हुए घर के बड़े की तरह समझाते थे। एक तो इनका काम ये था। दूसरा इन ट्रिपल एस सुअरों का काम ये था कि अगर समाज में किसी भी तरीके की कंस्पिरेसी आ रही है या जानवरों में कोई द्वेष आ रहा है तो उसका भी ये निदान कर देते थे, और निदान से ज़्यादा जो नन्हे मियाँ और गरीब दास हैं, जो वहाँ के बेनाइन राजा थे, उन तक बहुत जल्दी ये खबर पहुँचा देते थे। साथ ही साथ वो पक्षी याद कीजिए जो जानवरवाद की पहली बार जिन्होंने जाके प्रचार प्रसार किया था। अब ये पक्षी क्या होता था कि पहले के निज़ाम में, यानी कि जानवरियत में या जोन्स के ज़माने में या जंगल के ज़माने में, किसी भी बाड़े में चले जाते थे, किसी भी जानवर के साथ अगर वो काम भी कर रहा है उससे बातचीत करते थे, उसे डिस्टर्ब करते थे, बहुत ही स्वच्छंद रूप से घूमते थे। इससे परेशानी ये होती थी कि कई बार मलमूत्र का त्याग करते थे, बीट होती थी, इनकी गंदगी होती थी। तो ये कानून बनाया गया कि आज के बाद ये सारे पक्षी, इनके 2 काम हैं। नंबर 1, ये भी जानवरवाद के बारे में जा के ट्वीट करेंगे, जन संचार करेंगे, प्रसार करेंगे, लेकिन जो इनका भोजन है, इस भोजन की व्यवस्था शुद्ध रूप से अब केवल सुअर करेंगे। सुअरों का जो बाड़ा था, जो उनके भवन थे जहाँ वो रहते थे, वहीं पे पक्षियों के दाने पानी का इंतज़ाम था, और उस एनिमल फार्म के किसी भी जानवर को ये आज़ादी नहीं थी कि अब वो पर्सनल लेवल पे पक्षियों को खाना दे। तो इस तरीके से ज्ञान को और संचार को और जर्नलिज्म को कह लीजिए, या क्या इसका शब्द है, बड़ा अच्छा अखबार नवीस तरीके के जो लोग थे, इनको ये कहा गया कि अब आप एक ही नल से पानी पिएंगे ताकि जगह जगह जाके आप परेशानी ना पैदा करें। इसमें था हमारा सस्टेनेंस, यानी कि अर्थव्यवस्था। इसके लिए भी सुअरों ने ज़बरदस्त लीडरशिप दी, एक अच्छा खासा तंत्र बनाया, और जो फसल की कंसर्न थी, जो पिछली बार शांति प्रिय गधे साहब ने कही थी, उस कंसर्न का भी निवारण हुआ। बम्पर
फसल कटी, सारे जानवरों ने ज़बरदस्त मेहनत की, यहाँ तक कि पक्षियों और बत्तखों ने भी अपनी चोंचों में दाने भर भर के कोऑपरेट किया, कंट्रीब्यूट किया। इस लेवल का एकाकीकरण आया था। तो इसको देखकर भी जानवरों का उत्साह बहुत बढ़ा। हाँ, ये ठीक है कि कई बार उनसे अंडे वगैरह ज़्यादा लिए जा रहे थे या दूध भी ज़रूरत से ज़्यादा ले लिया जा रहा था, पर उन्हें ये बात क्लियर थी कि ये तो जानवरवाद को बनाने के लिए एक महायज्ञ है। इसमें अगर हम थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन ओवर एंड अबव द कॉल ऑफ ड्यूटी कर भी रहे हैं तो इसका फ़ायदा तो अंततः हमें इस न्यू एनिमल फार्म को होगा। तो अर्थव्यवस्था की जो नीतियाँ थी वो बनी भी अच्छी, चाहे वो 5 वर्षीय योजना हो, 15 वर्षीय योजना हो, 30 वर्षीय योजना हो। नन्हे मियाँ का दिमाग ही इतना अच्छा था, इतने बड़े अदबी स्कॉलर थे वो, इतने अच्छे कुशल प्रशासक थे कि उनके देख रेख में, उनके संचालन में और उनकी सुअरों की सेकंड लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टीम ने वहाँ की अर्थव्यवस्था स्ट्रोक सस्टेनेंस को बहुत अच्छे से समझा और उसका बहुत ज़बरदस्त तरीके से एग्जीक्यूशन भी किया। और जानवरों ने अपने चौथे एस यानी सैक्रिफाइस या बलिदान को नहीं भूला और इसीलिए वहाँ पे सस्टेनेंस और अर्थव्यवस्था की बहुत ज़बरदस्त सक्सेस स्टोरी देखने को मिली। तो जानवरवाद के 4 एसेस से इस फार्म को सुचारू रूप से चलाया जा रहा था और एस से ही सक्सेस जैसी चीज़ भी नज़र आती थी। पर जहाँ सक्सेस है वहाँ पर संदेह भी है। और से ही शेक्सपियर हुए हैं अंग्रेज़ी में, जिन्होंने एक मैकबेथ नाम का प्ले लिखा है और उसमें एक बहुत 3 इंटरेस्टिंग विचेस या डायनों का उन्होंने वर्णन किया है, जो उस पूरे प्ले में स्टोरी को कभी अफवाहबाजी से, कभी रूमर मंगरिंग से, कभी इधर की बात उधर करने से पात्रों को लगातार कष्ट पहुंचाती हैं और कहानी को मोड़ती हैं। हमारे न्यू एनिमल फार्म में भी ऐसी 3 विचेस या 3 डायने थीं। इनमें से 2 से आप मिल चुके हैं। एक थे हमारे शांति प्रिय गधे और दूसरे थे हमारे मलंग उल्लू। इन दोनों ने भी शुरुआती दौरों में, पिछले भाग में आपने देखा, कुछ सवाल, कुछ डाउट्स रेस किए थे और डपट दिए गए थे। अब इस कड़ी में हमारी तीसरी विच यानी तीसरी डायन आई, चिरौरी लाल चूहा, जो चूहों के सरदार थे। ये गाहे बगाहे लोगों के बाड़ों में से निकल आते थे, जमीन के नीचे से। कभी कोई फार्म पे घोड़ा काम कर रहा है, विश्वास कुमार वहां निकल आए, विश्वास कुमार से कह रहे हैं कि भाई सुना है कि जो सुअर हैं वो गायों से दूध एक्स्ट्रा लेने के बाद शायद गट खुद पी जाते हैं। 10 अंडे लेते हैं तो उसमें से कहते हैं 3 टूट गए। अब वो टूटे अंडों के छिलके कहीं नहीं मिल रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने विश्वास कुमार घोड़े, जो वहाँ के सबसे लॉयल सदस्य थे उस राज्य के, उससे ये भी कह दिया कि हमने सुना है जोन साहब जो हैं, जोन साहब का जो मेमोरियल बना हुआ है उनकी क्रूरटी का स्मारक, उसमें बाकायदा गरीबदास और नन्हे मियाँ उसके आलिशान कमरों में रात में लेटते हैं, इत्मीनान करते हैं। उन्होंने उसको एक चिल करने का स्थान बना दिया है। इस तरीके के सवाल लगातार बढ़ते गए और खास तौर पे विश्वास कुमार की आत्मा को तो बहुत ही ज्यादा भेद दिया इन्होंने। तो विश्वास कुमार ने जाकर एक दिन गरीबदास से भरी सभा में, एक जलसे में, एक समारोह में ये सवाल पूछ ही लिया। पर शायद उस वक्त उनका कॉलर माइक ऑन था, तो उनके मुंह से निकला कि गरीबदास जी, हमें म से मेहनत तो मिल रही है, स से सक्सेस भी दिख रही है, पर हमें ज से जन्नत कब मिलेगी? उनके इस बेतुके सवाल पे ना उनको डांटा गया, ना उनको वहाँ के कुत्तों ने या सिक्योरिटी गार्ड्स ने या सुअर अफसर शाहों ने कुछ कहा। गरीबदास बहुत दुखी हुए और उन्होंने मौन व्रत ले लिया। जोन्स के बाहर, घर के बाहर बने मंच पर आके वो आसीन हो गए और चुपचाप बैठ गए। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता। उनके जलपान को त्याग देने से, उनके इस मनोहरी तप को देख के जानवरों को अंदर से बहुत गिल्टी फीलिंग आई। उन्हें बहुत अपने ऊपर अफसोस हुआ कि उन्होंने ये डाउट किया है। और यही बात कहने की मंशा से वो जोन्स के मंच की तरफ बढ़े। पर अचानक गरीबदास ने उन्हें रोका और उनसे कहा कि वो देखो दूर, स से संघर्ष आ रहा है। जानवरों ने भी अपनी नजरें उठा के कोसों दूर पहाड़ी पर अंधेरे में कुछ जलती हुई मशालों को देखा, कुछ इंसानी आकृतियों को, कुछ इंसानी शैडोज को अपनी तरफ बढ़ते देखा। शायद वो स से संघर्ष उनके सामने आ ही चुका था। इस संघर्ष के इम्तिहान में आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए आप मुझसे भाग 4 में ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद।